Hello everybody, welcome to my class, welcome to this Unacademy online platform. My name is Priya Soni and I have done my masters in zoology honors and I am teaching biology from last 8 years जो कि मैं नीट कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाती हूँ, जिससे कि बच्चे जो हैं नीट कैटेगरी में जाते हैं जहाँ पर वो लोग MBBS में एडमिशन लेते हैं। मुझे काफ़ी टाइम से बायो को पढ़ाने का बहुत शौक रहा है, तो इससे क्या रहता है कि बच्चों को अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की बहुत कोशिश रहती है। सो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए ताकि आप हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रॉपरली क्लियर कर सके, हर चीज़ अच्छे से समझ सके। सो उससे पहले मैं कुछ आज एक कंटेंट पढ़ाऊंगी, उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगी जो कि मैं नेक्स्ट 100 आवर्स में पढ़ाने जाऊंगी। तो वो नेक्स्ट कुछ टॉपिक है, वो है ये, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए PYQs भी लेकर आऊँगी, जिससे कि आपको कंटेंट साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, साथ में आपके क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व होंगे। सो क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स है, क्लास 12th के कुछ टॉपिक्स है, क्लास 11th के जो टॉपिक्स है वो आप स्लाइड में देख सकते हैं। एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, डाइजेशन, बॉडी फ्लूइड्स, ब्रीदिंग, exchange of gases, excretory products and their elimination, locomotion, neural control and coordination, chemical coordination and biological classification. So these are the contents of 11th class. ये मैं आप लोगों को कंटेंट पढ़ाऊंगी नेक्स्ट 100 आवर्स में, और साथ में कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दूं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। ओके, एंड क्लास 12th का जो रहेगा वो मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी, बायोटेक पढ़ाऊंगी, जिससे कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस टुडेज टॉपिक। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसको कहते हैं ब्लड फिजियोलॉजी। ब्लड फिजियोलॉजी में हम ये देखेंगे कि ब्लड एक्चुअल में होता क्या है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसमें कुछ सेल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस टॉपिक। नाउ फर्स्ट इज द ब्लड क्या है। एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, ब्लड जो है एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जो कि कैसा है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द फ्लूइडिटी बोलते हैं। उसके पास किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ये स्पेशल टाइप का फ्लूइड है, एक प्रॉपर्टी ये हो गया। सेकेंड, ये किस टाइप का टिश्यू है, ये क्या चीज है, ये टिश्यू है। बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जब आपके एक साथ मिलके बनते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब ये जो टिश्यू है ये किस टाइप का, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। ऑलराइट, अच्छा, अब ये कहाँ से निकल के आया है। जब एक बच्चा बन रहा होता है तो उस टाइम पे 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, ठीक है, बॉडी में 3 जर्म लेयर्स बनती है। वो 3 जर्म लेयर्स क्या है बच्चों, दैट इज द मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ये 3 लेयर्स होती है, जिसमें से मिडिल वाली लेयर होती है दैट इज द मेसोडर्म। ये जो मेसोडर्म है इसी से ही आपका ब्लड जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, यानी ब्लड के कॉम्पोजिशन, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, व्हाटएवर जो भी ब्लड में प्रोड्यूस होगा वो सारा कुछ आपका मेसोडर्म से प्रोड्यूस होगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एक आपका टर्म है दैट इज द हिमाटोलॉजी। हिमाटोलॉजी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज एंड द डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद दिस। ठीक है, जैसे कि हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका एक अलग से ब्रांच है। अब ये अलग से ब्रांच है तो ऑब्वियसली इसके बारे में हमें डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है, स्टडी करनी है, डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। तो जब ये ब्रांच आपका ब्लड को लेकर स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली उसी को लेकर स्टडी किया जाता है तब हम उस स्टडी को क्या कहते हैं, दैट इज हिमाटोलॉजी। ठीक है, हिमाटोलॉजी क्यों बोलते हैं, हीम, यहाँ पर हम हीम वर्ड यूज करते हैं। हीम टर्म जो है वो आपका ब्लड से रिलेटेड है एंड लॉजी टर्म जो होता है इसका मतलब होता है स्टडी, हम उस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टडी। ओके, सो ये आपका फर्स्ट स्लाइड था। सेकेंड स्लाइड में है आपका दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। अब ब्लड है, रक्त की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, सो वो प्रॉपर्टीज आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है दैट इज द कलर, इसका रंग कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है। अब ये जो ब्लड है ना ये आपका फ्लो करता है,
ये ब्लड आपका क्या करता है, फ्लो करता है, किस में फ्लो करता है, डक्ट में फ्लो करता है, दैट इज द आर्टरी एंड द वेन्स। ठीक है, आर्टरीज में कलर कैसा रहता है इनका, ब्राइट रेड कलर का रहता है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है यानी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या मैं बताऊंगी आगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर जो ब्लड है ना वो कैसा रहेगा, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो उसका कलर कैसा रहेगा, ब्राइट रहेगा। बट वेन्स में डार्क रेड इसलिए रहता है क्योंकि वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वहां पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा देखा जाता है। ओके, नाउ ये था पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द मास। मास कैसा रहता है पूरे बॉडी में, ब्लड का कितना मास रहता है, दैट इज द 8% ऑफ द बॉडी मास। ठीक है, यानी बॉडी का जो 8% होगा वो हमारा ब्लड से मिलके बना होगा। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज द पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है, दैट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी आपके जो ब्लड है यानी कोई भी स्टेट ऑफ मैटर होता है उसमें कितने हाइड्रोजन आयंस एग्जिस्ट करते हैं और कितने हाइड्रोक्साइड आयंस एग्जिस्ट करते हैं, उससे हम क्या बताते हैं, पीएच बताते हैं। एक स्केल हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर क्या एज सच वो होता ही है, 0 से लेकर 14 तक उसका नंबरिंग होता है। तो 0 से लेकर 7 तक अगर उसकी नंबरिंग रहती है तो वो एसिडिक रहेगा पीएच, और 7 से 14 के बीच में रहेगा तो बेसिक रहेगा पीएच। ओके, सो ब्लड का पीएच कैसा होता है, ब्लड का पीएच बीच का रहता है, मीडियम सा रहता है, मिडिल में रहता है। अब इसका जो पीएच है वो कितना रहता है, 7 के आसपास रहता है, 7.35 टू 7.45। तो थोड़ा सा एल्कलाइन रहता है, स्लाइटली एल्कलाइन रहता है, मतलब ये लिक्विड है, लिक्विड में कुछ बेस एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है बच्चों, दैट इज द टेस्ट। अब ऑब्वियसली ये खाने की तो चीज है नहीं, अब खाने की चीज नहीं है तो अब इसको ये तो नहीं है कि हम इसको पी जाएंगे, तो इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट है सॉल्टी। वो मैं आगे बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। जैसे कहीं कट लग जाता है, इंजरी लग जाती है, हम ऐसे मुंह में ले लेते हैं ना कि हाँ चलो हमारा ब्लड जो है वो रुक जाएगा, तब हमें पता चलता है अच्छा ये तो नमकीन टेस्ट का है। ठीक है, तो इसका टेस्ट कैसा है, सॉल्टी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट कैसा हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज को हमें टेस्ट करने के लिए हमें टेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चला हम एक दिन ऊपर ही से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हम वो सब एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी जाके हम ये सारी चीजें पता कर पाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ब्लड का टेम्परेचर कैसा होता है, अब ये कौन से टेम्परेचर पे अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। देखो हर एक चीज का टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है बच्चों, दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस उसको मिल रहा है भाई, वो आराम से बॉडी में बहेगा। ठीक है, अगर नहीं तो फिर वो जम जाएगा और फिर बॉडी में आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है दैट इज द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, एक होता है पानी, वाटर, वो थोड़ा सा ना थिन होता है, पतला होता है, जो इजीली बह जाता है, मतलब फ्लो करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाँ ठीक है नॉर्मल सा विस्कस है उसका। लेकिन जब वो फ्लूइड जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं दैट इज द विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी हम वाटर के कंपैरिजन में ब्लड का करें तो हम हमेशा ये देखते हैं ब्लड का विस्कोसिटी ज्यादा रहता है, 3 to 4 टाइम्स मोर रहता है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि पानी जो है उसमें सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करे, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बट इसमें बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, जैसे प्रोटीन्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया। सो इन सब की वजह से इसका विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट आपका आता है वॉल्यूम। ब्लड का वॉल्यूम कितना रहता है पूरी बॉडी में, दैट इज द 5 to 6 लीटर वॉल्यूम रहता है। ओके, सो होपफुली ये स्लाइड आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है कॉम्पोजिशन दिखाने के लिए, ब्लड में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती है। तो ब्लड को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो सबसे नीचे बॉटम लाइन में आप देख रहे होंगे कि रेड कलर का एक आपका फ्लूइड दिख रहा है। वो जो रेड फ्लूइड है ना उसमें क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज RBC, रेड ब्लड सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी हम टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी कोई चीज नीचे की तरफ सेटल डाउन है, इसका मतलब ये है कि वो थोड़ी सी हैवी है, मतलब उसका वजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऊपर वाली चीज से, है ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो समझ में आता ही होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद बीच में एक देखिए आपका एक प्रॉपर्टी है, दैट इज द थिनर लाइन है। वो जो थिन लाइन है ना उसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज WBC एंड द प्लेटलेट्स। तो 2 टाइप के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब उसके ऊपर आप एक और येलो कलर का फ्लूइड देख रहे होंगे, उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज द प्लाज्मा। ठीक है, सो दीज आर द कॉम्पोजिशंस। ये आपको ध्यान में रखना है कि ब्लड में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। कितना परसेंटेज एक्वायर करता है, कितनी ज्यादा एक्वायर करता है, वो आप लोगों को आगे स्लाइड में समझ में आएगा।
ओके हाँ जी बच्चों, नाउ नेक्स्ट आपका आता है ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एज यू कैन सी दिस, आपका ये चार्ट फॉर्म में मैंने बनाया है। अब ये जो आपका चार्ट फॉर्म में ब्लड में दो टाइप के कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है प्लाज्मा जो कि फ्लूइड होता है, एक ऐसा फ्लूइड जिसमें ब्लड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है सेल्यूलर एलिमेंट्स। सेल्यूलर एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज फ्लोटिंग सेल्स। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिवर की बात करें, नदी की बात करें, नदी में पानी है, ठीक है, वो बह रहा है, ठीक है। क्या सिर्फ उसमें सिर्फ पानी है? नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि नीचे कुछ पौधे हैं, पेबल्स हैं, बहुत सारा आजकल का तो ट्रेंड है, आजकल का तो टाइम ऐसा है कि भाई नदी भी ऐसी अजीब सी दिख रही होती है, उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें बह रही होती है ना। तो वो तो उसका पार्ट नहीं है, लेकिन हमें हमारे ब्लड में हमें क्या फ्लोट करवाना है वो हमें पता है, ठीक है। सो इसलिए इनको फ्लोटिंग सेल्स बोलते हैं। प्लाज्मा कितना परसेंटेज एक्वायर करता है, दैट इज द 55%। सेल्यूलर एलिमेंट्स कितना परसेंटेज एक्वायर करता है, 45%। यानी फ्लूइडिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एलिमेंट से, ठीक है। तभी जो ब्लड है वो हमारा सॉलिड स्टेट में नहीं आता, वो कैसा आता है, फ्लूइड स्टेट में आता है, लिक्विड स्टेट में आता है। ओके नाउ ये जो सेल्यूलर एलिमेंट्स है ये 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब आप देख सकते हो कि इसके नीचे और भी एक और नाम है। अब है नाम तो है, लेकिन अब ये किस तरीके के नाम है ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आप पता चले अरे आरबीसी तो इजी सा है, मैं यही पढ़ के चला जाता हूँ, एग्जाम में कर लूंगा किस तरीके से, आराम से हो जाएगा। पता चला इन्होंने इराइथ्रोसाइट्स लिख दिया। अब इराइथ्रोसाइट्स लिख दिया, अब कहाँ से पता चलेगा, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये तो मैंने लर्न ही नहीं किया था। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जितने नाम है उसके अकॉर्डिंगली आपको मेमोराइज करना ही करना है, ठीक है। अगर आप मेमोराइज नहीं करोगे तो आगे जो एग्जाम आएंगे उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो आरबीसी का सेकंड नेम है इराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का सेकंड नेम है ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स का सेकंड नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। सो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में आराम से आ सकते हैं। सो होपफुली दिस स्लाइड विल बी क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू। ओके नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, दैट इज योर प्लाज्मा। अब हम एक एक करके प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा क्या है, एक फ्लूइड है। किस टाइप का फ्लूइड है, येलो कलर का फ्लूइड है, पेल येलो कलर का फ्लूइड है, ठीक है, जो कि ब्लड का कंपोनेंट है। इसका काम क्या होता है, ये ब्लड के जितने भी सेल्स हैं उन सबको होल्ड करके रहता है, पकड़ के रखता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। देखो किसी भी चीज को इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, इनको स्टे करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वी ह्यूमन बींग्स, मतलब हम लोग अर्थ पे रहते हैं, हम लोग अर्थ पे रहते हैं। तो अर्थ पे रहते हैं तो क्या रहता है कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉडी जो है वो ग्रेविटी से टिका रहता है, ठीक है, नहीं तो आप उड़ रहे होते, ठीक। सो ये प्लाज्मा जो है वो क्या करता है, ब्लड को होल्ड करके रखता है, जिससे कि आपके जितने भी कंपोनेंट्स है उसमें सस्पेंडेड रहे, मतलब बहते रहे, ठीक है। हाँ जी, सो ये आपका प्लाज्मा का था। नाउ नेक्स्ट आपका आता है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। जैसे मैंने बताया प्लाज्मा में सिर्फ पानी नहीं होता है, सिर्फ उसमें लिक्विड प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। तो वो कौन सी चीजें होती हैं, दैट इज दी वाटर, प्रोटीन्स और कुछ अदर सॉल्यूट्स। आप ऐसे चार्ट में देख सकते हैं। वाटर कितना परसेंटेज एक्वायर करता है, 91.5%। 92% भी एक्वायर करता है, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली 91.5। तो सबसे ज्यादा पानी वहां पर एग्जिस्ट करता है। अब कोई भी चीज लिक्विड है सो ऑब्वियसली उसमें पानी तो होगा ही ना, ठीक है। अब वो थिक क्यों है, अब इतना ज्यादा ब्लड जो है वो हमारा थिकनेस क्यों क्रिएट कर रहा है, विस्कोसिटी क्यों क्रिएट कर रहा है, वो कैसे क्रिएट कर रहा है, थ्रू प्रोटीन्स, थ्रू अदर सॉल्यूट्स। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन्स हो गया, ग्लोब्यूलिन्स हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, ठीक है। ये सारे एक एक करके सबका फंक्शन पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर दैट अदर सॉल्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। अदर सॉल्यूट्स जो हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, HCO3, सल्फेट आयंस। सो ये सारे आयंस एग्जिस्ट करते हैं। गैसेस रहते हैं इसमें, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। न्यूट्रिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। सो यही सारे जो कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, यही ब्लड को अलग तरीके से प्रॉपर्टी को शो करवाते हैं, ताकि ब्लड जो है जिसमें सारी चीज़ें काम हो रही हैं, कंडक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है,
आपका रिमूवल हो रहा है गैसेस का, ये सारी चीज़ें कौन करवाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स करवाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनाइन। ओके, ऑल राइट। हाँ जी, आप लोग को समझ में आया ये, होपफुली ये स्लाइड आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नाउ नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला है दैट इज योर वाटर। पानी का क्या फंक्शन है भाई, पानी का फंक्शन होता है सबसे पहले, पानी का मेजर फंक्शन, वाटर का मेजर फंक्शन होता है इब्सॉर्ब करना। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स को किसी भी मॉलिक्यूल्स को किसी भी सॉल्यूट को एब्सॉर्ब करना। ठीक है, सो वो एब्सॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और हीट को रिलीज करता है बॉडी से। ठीक है, सो दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है, मैंने कुछ प्रोटीन्स बताए थे जिसमें से था एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, फिब्रिनोजन। अब ये जो प्रोटीन्स है, इन प्रोटीन्स के भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है जो कि बॉडी में प्रॉपरली एग्जिस्ट करता है। अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा तो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सो एल्ब्यूमिन्स जो है वो क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब ये होता है कि बॉडी में वाटर को मेंटेन करके रखना, कितना ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, कितना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सो ऑस्मोटिक बैलेंस ये मेंटेन करके रखता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पानी है, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा बॉडी। ठीक है, प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, सो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करने लग जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका आता है दैट इज योर ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको ग्लोब्यूलिन्स बोलते हैं, और इनका मेजर फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों, आप ह्यूमन बीइंग हो, है ना, वो तो ठीक। अब अनवांटेड एजेंट्स है आपके आसपास, कुछ एलर्जेंस है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ प्रोटोजोआ है ना, कुछ और ऑर्गेनिज्म हमें माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स है ना, हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को खींच लेते हैं, ठीक, कैप्चर कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब इस प्रोटेक्शन के लिए ऑब्वियसली हमें वी नीड सोल्जर्स। वो सोल्जर्स क्या हैं, दैट इज योर ग्लोब्यूलिन्स। ये जो प्रोटीन्स है ना, ये हमारे सोल्जर्स को फॉर्म करते हैं जो कि अनवांटेड एजेंट्स को किल करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट आपका आता है थर्ड प्रोटीन इज द फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, ये जो फिब्रिनोजन है ना, ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज इन द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड जो है, जब किसी भी आर्टरी में, किसी भी वेन में कट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो ब्लड बाहर निकलने लग जाता है, बहने लग जाता है। वो जब बाहर बह रहा है ब्लड, तो उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, दैट इज द, आपका जो ब्लड है ना वो क्लॉट बनाना शुरू कर देता है। मतलब वो जो फ्लूइडिटी निकल रही है ना, वो फ्लूइडिटी निकलनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो वो क्या करेगा, कत्था बना लेगा, दैट इज योर क्लॉट फॉर्म कर लेगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये कौन करता है, फिब्रिनोजन करता है, ये फिब्रिन फाइबर करता है। फिब्रिनोजन एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, और एक्टिवेटेड फॉर्म में कौन सा, दैट इज द फिब्रिन फाइबर। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैंने एक एक टर्म में यूज किए हैं वर्ड, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैच द कॉलम्स में आ सकते हैं, या फिर आपको ये मैच करना है किस तरीके से ये सेम है, वो सारे एमसीक्यूज में आपको आएंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस में आपका पीएच बफरिंग में ये मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये आपके फंक्शंस थे प्लाज्मा के। होपफुली ये स्लाइड आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात हम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आता है दैट इज दी रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल की बात करें, प्लाज्मा हो गया। अब हम बात करेंगे फ्लोटिंग सेल्स की, यानी सेल्यूलर एलिमेंट्स की। ये जो सेल्यूलर एलिमेंट्स है, इसमें आपके फ्लोटिंग सेल्स आते हैं, जिसमें से पहला सेल है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का सबसे पहला प्रॉपर्टी है शेप कैसा रहता है। शेप रहता है बाइकॉन्केव शेप रहता है, सर्कुलर शेप में रहता है, एक अपना एक शेप एक्वायर करता है। बट इसमें बच्चों न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, डिवॉइड न्यूक्लियस होता है। डिवॉइड मतलब इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता है। ठीक है, साइज अगर हम बात करें 7 to 8 म्यूमीटर डायमीटर होता है इसका। थिकनेस की बात करें तो ये काफी थिक रहता है, 2.5 म्यूमीटर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम कलर की बात करते हैं। कलर, अच्छा हाँ, सबसे पहले बात कहूंगी मैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल्स है या कुछ भी टिश्यू है, कुछ भी फ्लूइड है, उसमें अगर कोई कलर आपको दिखाई दे रहा है
तो वो कलर बच्चों किस तरीके से दिखता है, क्यों दिखता है, पिगमेंट की वजह से दिखता है। पिगमेंट क्या होता है, दैट इज द एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि किसी भी लिविंग बॉडी को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों। सो वो कलर प्रोवाइड करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। सो एज यू कैन सी दिस इन दिस स्लाइड कि आपको कुछ कलर दिखाई दे रहा होगा, गोल गोल शेप्स दिखाई दे रहे होंगे, वो क्या है, आपके आरबीसी है। अगर मैं काउंट की बात करूं तो काउंट कितना रहता है, काउंट अगर मैं बात करूं तो मेल में कितना रहता है, 5.4 मिलियन। आरबीसी हमेशा मिलियंस में रहते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में रहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फीमेल्स में कितना रहता है, 4.8 मिलियन आरबीसीज रहते हैं, ठीक है। सो ये आपका एक काउंट है। मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस हम डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि एक इवेंट अकर होता है फीमेल्स में जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन उनकी बॉडी में थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। और इनकी जिंदगी जो है वो 120 दिन की रहती है, 4 महीने तक ये जी सकते हैं, उसके बाद ये नए सेल से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, सो ये था आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट रेड ब्लड सेल। अब ये रेड ब्लड सेल किस चीज से बनता है, कौन से प्रोसेस से बनता है, ऊपर आप देख सकते हैं इराइथ्रोपोइसिस, नाम याद रखना है, इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, इसको हम लोग कहते हैं इराइथ्रोपोइसिस। अब ये आरबीसी का प्रोडक्शन हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है, प्लेस पे होता है। कैसे, क्यों, रीजन है, कुछ सेल्यूलर डिटर्मिनेंट्स है, कुछ आपके साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसीलिए ये सारे काम ऐसे होते हैं। जब बच्चा माँ के अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं, फीटस बोलते हैं, ठीक है। तो फीटस में जो लिवर और स्प्लीन बना है ना, वो आपका क्या करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, ओके। अब जब वो बच्चा है बाहर आएगा तो ऑब्वियसली 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 5 साल का हो जाएगा। अप टू 5 ईयर्स तक उसकी बॉडी में जितने भी बोन्स प्रेजेंट है, सब बोन्स में बोन मैरो है, ठीक है, वो फ्लूइड प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, तो वो सारे बोन मैरो जो है इसके आरबीसी को प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये बच्चा अब होता है बड़ा होगा, एडल्ट स्टेज में जाएगा। एडल्ट स्टेज में जाने के बाद क्या होता है कि कुछ ही बोन्स जो होते हैं वो आपके आरबीसी का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जैसे कि आपका हिप बोन, ब्रेस्ट बोन, रिब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर आरबीसी का नंबर बढ़ता है बॉडी के अंदर, उसको एक कंडीशन के रूप में देखा जाता है जिसको हम कहते हैं पॉलीसिथेमिया, ऑलराइट। एंड सेकेंड इज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज इराइथ्रोपीनिया, ठीक है। सो ये 2 कंडीशंस है, ये 2 कंडीशंस आपने ध्यान में रखनी है, ओके। नाउ नेक्स्ट है, अब ये आरबीसी का फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। सो ऊपर 2 मेजर फंक्शन दे रखे हैं। सबसे पहला है ये ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में 2 गैसेस होती है, ऑक्सीजन, CO2। ऑक्सीजन यूजफुल है, CO2 जो है वो वेस्टफुल है, ठीक है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से टिश्यू में, ठीक, और ये CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू से लंग्स में, ठीक है। सो ये 2 मेजर फंक्शंस हम देखने को मिलते हैं। अगर मैं नॉर्मल ब्लड की बात करूं तो नॉर्मल ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए पर 100 ml, 100 ml का जो ब्लड सैंपल लेंगे, अगर मुझे चेक करना है कि इसमें कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, 13 to 15 ग्राम के बीच में होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो आपको फिर आरबीसी की कमी हो जाएगी, ठीक है, खून की कमी हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इतना कॉम्पोजिशन रहना चाहिए। अच्छा, एक आरबीसी कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, दैट इज द 250 मिलियन, ठीक है। सो आरबीसी आपके मिलियंस में आते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका आता है एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों भाई दे आर लाइक बडीज, उनको वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, वो बहुत अच्छे दोस्त है, वो कभी अलग नहीं हो सकते। ये जितना साथ में रहेंगे बॉडी उतनी अच्छी प्रॉपरली काम करेगी, ये जितना दूर रहेंगे बॉडी उतने ही अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं करेगी, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड हम बात करते हैं, आरबीसी डन। नेक्स्ट अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा रहता है भैया, अमीबा के शेप में रहता है, विच इज इरेग्युलर, ठीक है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसका शेप कैसा रहता है, अमीबा जो है इरेग्युलर शेप में रहता है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का भी रहता है, बट हाँ इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। साइज इसका 12 to 15 मिलीमीटर के रेंज में है। कलर कैसा रहता है, बेचारे का कलर नहीं है, इसको भगवान ने कलर दिया ही नहीं है, ठीक। तो ये मतलब इसके अंदर रंग है ही नहीं, ठीक है, बेरंग है ये।
एंड नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसल्यूसेंट है। ये ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, दैट इज सेमी ट्रांसपेरेंट है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट भी नहीं है बट हाँ सेमी ट्रांसपेरेंट है, देखोगे तो अंदर का कुछ हिस्सा आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। काउंट की बात करें तो आरबीसी से ये थोड़ा कम है, ये 1000 में हमें देखने को मिलता है, 5000 से 10,000 के बीच में इनकी काउंटिंग रहती है, ठीक है। लाइफ स्पैन इनकी ज़िंदगी 10 से 13 दिन के बीच में रहती है, ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं है, ये 10 से 13 दिन के ही मेहमान होते हैं, फिर उसके बाद ये रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल से, ठीक है। सो आप ये डायग्राम देख सकते हैं स्लाइड में ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस क्या होता है बच्चों, दैट इज़ योर फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। फीटस में कहाँ बनता है, लिवर और स्प्लीन में। एडल्ट में कहाँ बनता है, लिवर, स्प्लीन, टॉन्सिल, बोन मैरो एटसेट्रा, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है तो इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, TOSIS होना था, मैंने S एक नहीं लगाया, ठीक है। एंड सेकेंड इज द डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी में नंबर कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन ये बताता है कि अगर इंक्रीज होता है डब्ल्यूबीसी का नंबर और डिक्रीज होता है डब्ल्यूबीसी का नंबर, तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिजीज है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हमें इंक्रीज इन नंबर की बात करूँ तो ल्यूकीमिया हो जाता है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ओके। हाँ जी, सो अब कुछ टाइप्स है डब्ल्यूबीसी के, कुछ टाइप्स है वो हैं ग्रैन्युलर, ए ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर का मतलब होता है कि ऐसे सेल्स जिसपे कुछ छोटे छोटे एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका होता है ए ग्रैन्युलर साइट्स। ए ग्रैन्युलर साइट्स में आपका लिम्फोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स होता है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ फीचर्स है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हम देखने को मिलता है। न्यूट्रोफिल, सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स में हम आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें न्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में 3 से 4 लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको हम लोग स्टेन किससे करते हैं, दैट इज द न्यूट्रल डाई से करते हैं, हिमेटोजाइलिन से करते हैं, तभी हम ये देख सकते हैं अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। फंक्शन क्या होता है, ये फेगोसाइटोसिस करता है, यानी किसी भी अनवांटेड एजेंट को खा जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, दैट इज इन द बोन मैरो। मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका आता है एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स को हम लोग इसिनोफिल्स भी बोलते हैं, और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, छोटे 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 ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। सो न्यूक्लियस इसके 2 लोब्स में डिवाइडेड है, और एसिडिक डाई से इसको स्टेन किया जाता है, जिसको इयोसिन बोलते हैं, और ये हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन में काफी ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। और बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो इंडिस्टिंक्ट लोब्स फॉर्म करते हैं, आज सच नंबर नहीं पता होता बट हाँ वो लोब्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक डाई से इसको स्टेन किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मिथाइलिन ब्लू, ठीक। और ये हेपारिन और हिस्टामिन को लिबरेट करता है, सो दैट आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में काम आए। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होता है। सो दीज आर द फीचर्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ए ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी। 2 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है। सारे तो काफी सारे बड़े साइज में रहते हैं, बट ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसीज, एंड दे हैव लार्ज राउंड न्यूक्लियस, ओके। एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर द मॉलिक्यूल्स और द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स that attack the unwanted agents and provide defense mechanism in a living organism. All right, and the formation of this cell begins in the bone marrow, spleen and tonsil. All right, now next is your monocyte. Monocyte, the structure is given in this slide, and the features of this cell are लार्जेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ा सेल होता है डब्ल्यूबीसी का, लार्ज किडनी शेप्ड, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। और ये इंजेस्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करता है। ये प्रोफेशनल एपीसीज होते हैं, ठीक है। और आपका बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होता है। सो ये आपका ये था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज योर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स का शेप कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है, बट बाय कॉन्वेक्स रहता है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, ठीक है। साइज की बात करें तो 2 to 4 म्यूमीटर का बीच में रहता है, और काउंट अगर हम देखें तो वो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में इसका काउंटिंग रहता है, और ज्यादा रहता है, ठीक है। लाइफ स्पैन 5 से 9 दिन,
यानी 5 to 9 डेज तक इनकी लाइफ रहती है। और फंक्शन, मेजर फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मैंने लास्ट अभी स्लाइड में आपको बताया था ब्लड क्लॉटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ओके और ये कौन से प्रोसेस से ये बनता है, दैट इज थ्रोम्बोपोइसिस से बनता है। तो प्लेटलेट्स कैसे बनता है, पहले वो मेगा कार्योसाइट्स बनता है। मेगा कार्योसाइट्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो प्लेटलेट्स बनाता है, ठीक है, जो कि आपका बोन मैरो में होता है। तो ये आपका प्लेटलेट्स फॉर्म करता है। इंक्रीज अगर हो जाए नंबर प्लेटलेट्स का तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर डिक्रीज हो जाए नंबर तो उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की। ब्लड क्लॉटिंग मैंने आपको बताया जेली लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी को लूज करता है और आपका जो क्लॉट है उसी को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका ये छोटा सा डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ब्लड वेसल रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद वो क्या कहते हैं, फिब्रिन नाम का फाइबर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन उसको एक्टिवेट करता है सो दैट कैस्केड एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्रिएट हो और उस ब्लड को क्लॉट बनाना शुरू कर दे ताकि ब्लड जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना आए, ठीक है। और इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। ओके ऑलराइट बच्चों, समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट आपका आता है, दैट इज एक चीज बताना था, दैट इज एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट का मतलब ये होता है कि जो कोएगुलेशन से बचाता है। कोएगुलेशन मतलब इकट्ठा होना, उसको इकट्ठा नहीं होने देता। ब्लड की एक प्रॉपर्टी है कि वो जैसे ही एक्सपोज होता है एनवायरमेंट में वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एंटी कोएगुलेंट की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हमें स्टडी करना है, ब्लड को स्टडी करना है। अब ब्लड को जैसे ही निकाला है वैसे ही वो क्लॉट बना लिया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें एंटी कोएगुलेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट बॉडी में होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेपारिन, ठीक है। सो अगर को क्लॉट जो है बहुत जल्दी बन रहा है कट लगने के बाद तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस। अगर क्लॉट जो है टाइम ले रहा है बनने में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमोरेज बोलते हैं। सो दीज आर द कंटेंट्स जो कि मुझे आप लोग को पढ़ाना था। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।